Hello students, today we have to discuss main items of balance sheet और contents of balance sheet. तो देखिए balance sheet की बात करेंगे तो the content of balance sheet consists of asset of the firm and the mean by which assets have been financed, that is liabilities and owners equity. तो जो बैलेंस शीट है उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट लाइबिलिटी साइड और दूसरा असेट साइड. अब लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज में बी डिफाइंड एज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर अगेंस्ट द फर्म. इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंट द अमाउंट दैट द फर्म ओव्स टू आउटसाइडर. इट मीन्स जो लाइबिलिटीज हैं वो फर्म के विरुद्ध बाह्य पक्षों के दावे हैं. मीन्स जो बाह्य पक्षों को हमें नगद में या उधार माल जैसे भी लिए उनको देने हैं. साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो लाइबिलिटीज है फर्म के द्वारा भविष्य में अपने लेनदारों को दे लोन है. दायित्व संपत्तियों के लिए, असेट्स के लिए वित्त की व्यवस्था हेतु एक या अधिक स्रोतों से उत्पन्न होते हैं. ये दीर्घकाल भी हो सकते हैं और अल्पकाल भी. इस तरह से लाइबिलिटीज आउटसाइडर से लिए गए लोन है, उनको दायित्व कहलाते हैं क्योंकि उन्हें हमें पे करने हैं. नाउ असेट्स में बी डिस्क्राइब एज वैल्यूएबल रिसोर्सेज owned by a business which were acquired at a measurable money cost. The assets as an economic resources satisfy three requirements. A है the resource must be valuable, B the resource must be owned, and C the resources must be acquired at a measurable money cost. तो देखिए असेट्स की बात करें तो असेट्स व्यापार के ऐसे मूल्यवान साधन हैं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि मनी के बदले परचेज किए जाते हैं. ठीक है, मुद्रा के बदले क्रय किए जाते हैं. और जो असेट्स हैं वो भविष्य में लाभप्रद हैं और उन्हें आर्थिक जो रिसोर्सेज के रूप में तीन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है. फर्स्ट द रिसोर्स मस्ट बी वैल्यूएबल, कि जो रिसोर्सेज है, जो संस्थान है वो मूल्यवान होने चाहिए. संसाधन यदि रोकड़ में है अथवा उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और भविष्य में लाभप्रद है तो वो क्या होंगे, वैल्यूएबल होंगे. सेकेंड, जो रिसोर्सेज हैं वो व्यापार के स्वामित्व में होने चाहिए. और थर्ड, संसाधन मापन योग्य मुद्रा में क्रय किए गए हों. ठीक है, तो क्या होने चाहिए, ये रिसोर्स मस्ट बी एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट. अब हम बात करेंगे मेन आइटम्स ऑफ लायबिलिटीज साइड. देखिए दे आर 5 मेन हेड ऑफ लायबिलिटीज. कितने हेड बताए हैं लायबिलिटीज के, 5. फर्स्ट शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड सिक्योर लोन, फोर्थ अनसिक्योर लोन एंड फिफ्थ करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस. तो इस तरह से कितने हेड बता दिए लायबिलिटीज के, 5. अंश पूंजी, संचयन आधिक्य, सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण, चालू दायित्व, प्रावधान. चलिए अब एक बार देख इसके डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले बताते हैं हम शेयर कैपिटल. इन दिस हेड ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल आर शोन सेपरेटली. शेयर कैपिटल इज produced by selling ordinary or common share either by private placement or by issuing prospectus. Holders of such share become the owner of the company. The company being capital carries no fixed dividend. Preference share capital represent the contribution of preference shareholder and the rate of dividend payable on it is fixed. तो देखिए जो शेयर कैपिटल है इसमें क्या हो गया था, इसमें समता अंश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अलग अलग दिखाया जाता है. और मांगी गई जो अंश पूंजी से कोई भाग प्राप्त नहीं हुआ है उसका बकाया है, मीन्स कॉल इन एरियर है, तो उसको भी हम अलग से संबंधित जो शेयर कैपिटल उसमें से लेस करके बताते हैं. और इस जो शीर्षक है जो हमारा शेयर कैपिटल है इसमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल के साथ साथ इश्यू शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी अलग से बताई जाती है. तो इस तरह से शेयर कैपिटल का पूरा ये बाइफरगेट है. नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस profits which have been retained in the firm. There are two types of reserve: revenue reserve and capital reserve. Revenue reserve are the accumulated retained earnings from the profit of business operation. These are held in various forms like general reserve, share premium reserve, capital redemption reserve, proposed addition to reserve, surplus, sinking fund, etc. Or capital reserve arise out of gains which are not related to normal
business operations such as premium on issue of shares. Now surplus is the balance of the profit of and loss account which has not been appropriated to any particular reserve amount. तो देखिए जो रिजर्व और सरप्लस है इसके अंतर्गत हम समस्त जो जो है पूंजीगत और आयगत संचयों को सम्मिलित किया जाता है। कौन से? रेवेन्यू और कैपिटल रिजर्व को। इसके अंतर्गत प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा जो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है को शामिल करते हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डेबिट बैलेंस को भी कर लेता है या फिर उसको अलग से भी बात कर लेंगे, अलग से भी शीर्षक में दे सकते हैं इसको। और साथ ही जो डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, शोधन यानी किसी विशेष प्रकार के उद्देश्य बनाए गए संचयों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? रिटेन अर्निंग भी कहते हैं और ये स्वामित्व कोष का एक हिस्सा होता है। नाउ नेक्स्ट, सिक्योर्ड लोन। Secured loan, debenture loans and advances from bank etc. comes under the head of secured loan. देखिए सुरक्षित ऋण क्या है? इसमें क्या कहते हैं? ऐसे दीर्घकालीन दायित्वों को शामिल किया जाता है, ऐसे लॉन्ग टर्म डिविडेंड जो लायबिलिटीज उनको शामिल किया जाता है जिसके स्वामियों के पास कंपनी की कोई संपत्ति किसमें ऋण सुरक्षा के लिए गिरवी रखी गई, इसमें सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, कुछ गिरवी होता है। इसमें डिबेंचर्स, बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए लॉन्ग टर्म ऋण और दीर्घकालीन बंधक ऋणों को बताया जाता है। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड लोन, असुरक्षित ऋण। फिक्स्ड डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम बैंक, पब्लिक लोन एक्सेट्रा कम्स अंडर दिस हेड। अनसिक्योर्ड लायबिलिटी इज द लायबिलिटी फॉर विच द क्रेडिटर्स होल्ड नो सिक्योरिटी। देखिए अभी इसका जस्ट अपोजिट है सिक्योर्ड लोन के। तो इसमें क्या कहते हैं? इसके अंतर्गत हम ऐसे लॉन्ग टर्म लोन को सम्मिलित करते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए कंपनी ने अपनी किसी संपत्ति को प्रतिभूति या गिरवी में नहीं रखा है। इसके अंतर्गत कंपनी में विश्वास रखने वाले पक्षों द्वारा क्या होता है? लंबी अवधि के लिए जमा कराई गई राशि, फिक्स डिपॉजिट तथा अन्य आश्रित ऋणों को बताया जाता है। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। Such liabilities which are due for payment in 1 year like acceptance, sundry debtors, unclaimed dividend, advance payment, unexpired discount, outstanding expenses, etc. Provision means amount set against profit like provision for taxation, provision for dividend, provision for provident fund scheme, etc. Provision for contingency is shown in the balance sheet as footnote. तो देखिए जो करंट लायबिलिटीज और प्रावधान हैं इसमें देखिए हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हो लायबिलिटीज और दूसरा है हमारा प्रोविजंस। ठीक है, दो पार्ट हो गए अपने, करंट लायबिलिटीज और दूसरा प्रोविजंस। तो जो करंट लायबिलिटीज है इसमें क्या क्या आ जाएंगे? लेनदार, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, अल्पकालीन ऋण, मांग का अग्रिम, अदत्त व्यय, अग्रिम प्राप्य आय तथा नहीं मांगी गई जो डिविडेंड है उसके अनक्लेम डिविडेंड को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार जो अब हम बात करेंगे प्रोविजंस की। प्रोविजंस में कर के लिए आयोजन, प्रस्तावित लाभांश तथा अन्य प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है। अल्पकालीन या जो चालू दायित्व से तात्पर्य ऐसे दायित्व हैं, अल्पकालीन या करंट लायबिलिटीज ऐसे लायबिलिटीज हैं जिनका शीघ्र अधिकतम 1 वर्ष के भीतर विदिन 1 ईयर इनका क्या करना पड़ता है? पेमेंट किया जाता है। देखिए अब इसमें आ जाते हैं हम और इनको देख लेते हैं। सेंट्री क्रेडिटर्स, इसको क्या कहते हैं? अकाउंट पेबल भी कहते हैं। पे प्रेजेंट करंट लायबिलिटीज टू वर्ड सप्लायर फ्रॉम द फर्म हैज परचेज रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, यूजुअली सच क्रेडिट इज अनसिक्योर्ड, दिस इज नोन एज अकाउंट पेबल। ठीक है, ये सेंट्री क्रेडिटर्स हो गए। फिर बिल्स पेबल की बात करेंगे। बिल्स पेबल आर द रिटर्न बिल्स by creditors over the firm and becomes bills payable once they are accepted by the firm. These bills are less than 1 year duration. 1 year duration से कम होते हैं ये। Now short term bank credit is another source of short term funds of the firm which includes overdraft, cash, credit, loan and advances. ये बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कैश में, ओवरड्राफ्ट में, क्रेडिट, लोन और एडवांस में। Now accrued expenses are those which are represent certain obligation which are claimed against assets having no documentary evidence. Such liabilities are outstanding wages, salaries, rent, interest and other expenses. Now advance payments. Advance payment are received for goods and services to be supplied in the future. तो ये सब किसके आइटम हो गए हमारे?
लायबिलिटी साइड के। अब हम बात करेंगे असेट्स में। देखिए मेन आइटम ऑफ असेट्स, असेट्स की हम बात कर चुके हैं क्या होते हैं। अब इसके हेड्स देख लेते हैं। देखिए दे आर 5 मेन हेड्स ऑफ असेट्स। कितने मेन हेड्स हैं इसके? 5। फर्स्ट फिक्स असेट्स, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड करंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस, फोर्थ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, फिफ्थ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए जो स्थायी असेट्स है, स्थायी संपत्ति है, ऐसी संपत्ति जो हम बात कर चुके हैं कि जो स्थायी प्रकृति की है और उनका उपयोग उत्पादन करने, कार्य संचालन, व्यवस्था, सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया जाता है। इट मीन्स ये संपत्तियां व्यवसाय के जो ऑपरेट करने के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं और ये विक्रय योग्य नहीं होती, इनको विक्रय नहीं किया जाता। इन्हें पूंजीगत संपत्ति ब्लॉक भी कहते हैं और चिट्ठे में इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए बात करते हैं हम फिक्स असेट्स की। Those assets which are purchased for long term and are not available for sale। देखिए फिक्स असेट्स क्या होती हैं? जो लॉन्ग टर्म के लिए परचेज की जाती हैं और सेल के लिए अवेलेबल नहीं होती। इन अदर वर्ड दीज असेट्स हैव 2 बेसिक फीचर। दे आर एक्वायर्ड फॉर यूज फॉर relatively long period for carrying on the operation of the firm and they are not ordering meant for resale। असेट्स आर 2 टाइप, टेंजिबल फिक्स असेट्स और इंटेंजिबल फिक्स। देखिए पहले हम बात कर चुके हैं फिक्स असेट ऐसी असेट्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म के लिए परचेज किया जाता है और सेल के लिए अवेलेबल नहीं होती। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि असेट्स 2 तरह के फीचर्स हैं। दे आर एक्वायर्ड फॉर यूज फॉर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड एंड कैरिंग आउट ऑन द ऑपरेशन ऑफ द फर्म। जो फिक्स असेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? उनके द्वारा व्यवसाय को संचालित किया जाता है। व्यवसाय को सफल संचालन के लिए असेट्स बहुत ही जरूरी है। दे आर नॉट ऑर्डरली मीन फॉर रीसेल, इनको रीसेल नहीं किया जाता। असेट्स आर 2 टाइप, टेंजिबल फिक्स असेट्स और इंटेंजिबल फिक्स। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे टेंजिबल असेट्स की, फिक्स असेट्स की। टेंजिबल फिक्स असेट्स इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। दीज आर जनरली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ सच असेट्स आर एलोकेटेड ओवर देयर यूजफुल लाइफ। सच एलोकेशन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो देखिए टेंजिबल फिक्स असेट्स मूर्त स्थायी संपत्ति, ऐसी असेट जिन्हें हम डायरेक्ट रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हाथ लगा सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, और इनका डायरेक्ट उपयोग करके उत्पादन और संचालन की क्रियाएं संपादित की जाती हैं। नेक्स्ट है इंटेंजिबल फिक्स असेट। इंटेंजिबल फिक्स असेट रिप्रेजेंट फर्म राइट एंड इंक्लूड्स पेटेंट राइट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइज, ट्रेडमार्क, गुडविल एक्सेट्रा। कोस्ट सच असेट्स आर अमोर्टाइज ओवर देयर लाइफ। देखिए अब बात अमूर्त स्थायी संपत्तियों की, इंटेंजिबल असेट्स की बात करेंगे तो ऐसी असेट्स हैं जिनका ये कहेंगे कि भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, इन्हें देखा छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जिनका संस्थान या कंपनी में कुछ अपना अस्तित्व होता है। और इस प्रकार की कंपनी जैसे गुडविल, ख्याति, लाइसेंस, पेटेंट, व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स। These are financial securities owned by firms. Some investment long-term commitment of funds. Investment include government securities, bond, share, debentures, investment in immovable property, investment in capital partnership firm, etc. Such investment are shown at original cost. तो देखिए इन्वेस्टमेंट ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि कंपनी के द्वारा जो सरकारी, अर्धसरकारी, गैर सरकारी जो प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज हैं, उसमें निवेश की गई राशि को पृथक पृथक करके दिखाया जाता है। यदि कंपनी ने अन्य कंपनियों से कुछ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स में धन इन्वेस्ट कर रखा है तो उन्हें भी हम क्या करेंगे, अलग अलग दिखाएंगे। कंपनियां जो बाह्य प्रतिभूतियों में जो विनियोजन लाभ कमाने, स्थायी आय प्राप्त करने तथा अन्य जो संपत्तियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में किसी उद्देश्य को सामयिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर सकती है, तो इन्वेस्ट कर सकती हैं। और इन्हें बैलेंस शीट में किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट, लागत मूल्य पर ही बताया जाता है। इनका अंकित मूल्य आंतरिक स्तंभ, इट मीन्स जो इंटरनल जो अपना वो होता है किस कॉलम, उसमें आंतरिक कॉस्ट में बताया जाता है। कुछ कंपनियां इंटरनल जो कॉलम है उसमें मार्केट प्राइस भी बताती हैं। तो इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होते हैं, स्थायी प्रकृति के हैं। ऐसे प्रकृति के जो करंट नेचर के हैं, जो स्थायी नेचर के हैं, केवल उनको दिखा जाता है। स्थायी नेचर के इन्वेस्टमेंट को यहाँ सम्मिलित नहीं करेंगे। फिर है करंट assets, advances and deposits. These assets are called liquid assets. Current assets are those assets which are convertible into cash within a year.
These assets are held for a short period of time against assets which are held relatively for longer period of time. In other words, we can say that current assets are those assets which is expected to be converted into cash within 1 year. They includes stock, sundry debitors, bills, receivables, cash and bank balance, interest accrued ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. तो देखिए, चालू संपत्ति और अग्रिम जमाएं की बात कर रहे हैं, करंट एसेट्स और एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स की. तो इसमें संस्थान की जो समस्त जो करंट एसेट जैसे स्कंद, देनदार, प्राप्य बिल, नगद, बैंक शेष आदि को सम्मिलित किया जाता है. साथ ही ये पूर्तिकर्ता को अग्रिम राशि अगर दी गई है या किसी के पास कोई जो राशि समझौते के तहत जमा कराई गई है तो उसे भी शीर्षक में बताते हैं. इसी प्रकार करंट एसेट्स का जो पूर्वगत व्यय है अगर कोई है तो अर्जित आयों में सम्मिलित को यहीं सम्मिलित किया जाता है. इसी प्रकार स्कंद, कच्ची सामग्री, निर्मित सामग्री, अर्धनिर्मित माल आदि जो अंतिम शेष को भी इस शीर्षक में बताया जाता है. ये संपत्तियां लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है. नेक्स्ट, अब इसकी बात करें. देखिए, इसके सब हेड्स को ले लेते हैं. डेबिटर्स प्रेजेंट्स बाय इट्स कस्टमर्स हु हैव बॉट गुड्स सर्विसेज ऑन क्रेडिट. This amount are generally realizable into cash within the accounting period. Within accounting period इनको ये कैश में देना होता है. Next, inventories. Inventories is consist of stock of raw materials, working process, finished goods and stores and spares. Inventories are carried इन द बैलेंस शीट एट ओरिजिनल कॉस्ट. ठीक है, इसको भी ओरिजिनल कॉस्ट में बताया जाता है और एट मार्केटेबल प्राइस, दोनों में से जो कम हो. तो क्या है, इन्वेंट्रीज आर कैरिड इन द बैलेंस शीट एट द ओरिजिनल कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम हो उसमें. इट इज द लीस्ट लिक्विड करंट असेट्स. नाउ कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश डिनोट्स फंड्स readily distributable by the firm and includes cash in hand and cash at bank. It provides instant liquidity. Now, marketable securities. Marketable securities are short-term investments in share, debenture, bonds, etc. These securities are readily marketable and can be converted into cash within the accounting period. A firm, when it has temporary surplus cash, usually invest in marketable securities. Prepaid expenses and accrued income. Prepaid expenses and accrued income and also the part of current assets. Prepaid expenses are the expenses of future period paid in advance. Accrued incomes are the gains of the firm which has been earned by it but have no been received in cash. Now, loans and advances. Loans and advances are the amount loaned to employees, advances given to suppliers and contractors, and deposits made with governmental and other agencies. Loan and advances include bills of exchange, advance recoverable in cash or kind of value to be received, example rates, taxes, insurance, etc. Loans and advances of subsidies, balance with custom, port, trust, etc. Now, fourth main है, ये है miscellaneous expenses. Miscellaneous expenses are incidental expenses which cannot be classified as manufacturing, selling and administrative expenses. These expenses are not revenue in nature and hence shown in the asset side of the balance sheet and should be written over a period of time. तो देखिए, जो miscellaneous expenses विविध मदे हैं, उन समस्त विभिन्न मदों एक्सपेंसेस को स्थगित खर्चों को शामिल किया जाता है जिन्हें चिट्ठा बनाए जाने तक अब रिटर्न ऑफ नहीं किया जाता. इनमें प्रारंभिक व्यय, अंशों ऋण पत्रों के निर्गमन संबंधी व्यय, अंशों ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया गया डिस्काउंट अगर कोई बट्टा है, विकास संबंधी व्यय है, स्थगित आय खर्चों को आदि को सम्मिलित किया जाता है. इसमें बताई गई मदे संपत्तियां नहीं होती, खर्चे ही होती हैं, लेकिन इन्हें लाभानी खाते में रिटर्न ऑफ नहीं किए जाने के कारण इन्हें संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है. नाउ, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. The debit balance of profit and loss account is shown on the asset side of the balance sheet after the deduction of the uncommitted reserve if any. तो जो लाभ हानि खाते का नाम शेष है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये व्यवसाय कारोबार लाभ कमाने के उद्देश्य किया जाता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण संस्थान या कंपनी को लॉस भी हो सकता है. अतः यदि कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहता है तो इसे इस
उस शीर्षक में बताया जाता है। इसे बैलेंस शीट के असेट साइड में उसी समय बताया जाता है जबकि अतिप्रत जो रिजर्व है किस राशि लाभ हानि खाते के नाम शेष की राशि से कम होती है। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट के पूरे आइटम्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं ताकि आप आने वाले जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो अपने और सारे चैप्टर इसी पे डिपेंड है, बैलेंस शीट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए ताकि आप आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम बात करेंगे, उनको अच्छे से समझ सकें। तो इसलिए बच्चों इन आइटम्स को बहुत अच्छे से लर्न करिएगा ताकि आपको एक अच्छा बेस तैयार हो सके।